मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया रशिया एनुअल समिट 2025। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी ऑफिशियल स्टेट विजिट हुई है इंडिया में, जिसकी वजह से कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज हुए हैं, जैसे कि लेबर मोबिलिटी, ट्रेड एक्सपेंशन, न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म सेक्टर्स में। तो दोनों कंट्रीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप शेयर करती हैं डिफेंस कॉपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन पर। बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में $65 बिलियन का था 2024 में, डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। तो ये समिट जो है रीबैलेंस कर रही है ट्रेड, डाइवर्सिफाई कर रही है कॉपरेशन और बिल्ड कर रही है लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क्स जो बेनिफिट करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम्स इस समिट का है साइनिंग ऑफ द लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, जो कि इनेबल करेगा इंडियन वर्कर्स को, खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों को, हेल्थ केयर और सर्विसेज सेक्टर वालों को, कि वो जो रशिया में जॉब्स ले सकें और अंडर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क्स। इंडिया और रशिया ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी जो है कॉपरेशन करने को एक्सपैंड किया है, कमिट किया है, खासकर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो इंडिया की लॉन्ग टर्म लो कार्बन एनर्जी स्ट्रेटजी का पार्ट है। डिफेंस एक कोर पिलर है अभी भी समिट का, ठीक है। को प्रोडक्शन के ऊपर बात हुई है, मिलिट्री इक्विपमेंट की। लॉन्ग टर्म डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पर भी एक रोड मैप दिया गया है। दोनों लीडर्स ने एक्नॉलेज किया है कि ट्रेड एक जो वो हैविली स्क्यूड है इन रशियाज फेवर बिकॉज ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स। तो ऑफकोर्स इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सब एक्सपैंड होंगे, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, और एक बायलैटरल पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, ताकि जो है जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस उसको तंग ना कर पाएँ, ठीक है। तो डायरेक्ट शिपिंग राउट्स भी जो है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के लिए बनाने को प्रमोट करने को कहा गया है। मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट थी कि इंडिया ने 30 डेज का फ्री डबल एंट्री ई टूरिस्ट वीज़ा जो है सभी रशियन नेशनल्स को देने का फैसला किया है। अब इससे वीज़ा फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसीज़ जो हैं वो एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का टूल बनती जा रही हैं। रशिया भी जो है कहा जा रहा है कि वो भी ट्रैवल नॉर्म्स जो है ईज़ करेगा इंडियन टूरिस्ट के लिए, ठीक है। इंडिया और रशिया ने डिस्कस किया है जॉइंट प्रोजेक्ट्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट नेविगेशन, ट्रेनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, इस पर भी जो है हमारा कॉपरेशन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। एनर्जी अभी भी जो है वो बैकबोन है हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट का, ठीक है, जैसे एलएनजी, लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट्स, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन रशियन पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स, ये सब क्रिटिकल फैक्टर है इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का। तो इंडिया रशिया समिट बेसिकली शोकेस कर रही है कि इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है और इंडिया जो है वो मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया, जबकि हम यूएस, यूरोप और ईस्ट एशिया के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीआरडीओज रॉकेट स्लेड इंजेक्शंस टेस्ट। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट, ताकि इवेल्युएट हो सके एक फाइटर एयरक्राफ्ट का एस्केप इजेक्शन सिस्टम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये माइलस्टोन प्लेस कर रहा है इंडिया को अमंग द फ्यू नेशंस जिनके पास कैपेबिलिटी है ऐसे सिस्टम्स को टेस्ट करने की इंडिजिनसली एट हाई स्पीड्स। तो ये टेस्ट जो है जॉइंटली कैरी आउट किया गया है बाय डीआरडीओ HAL के साथ मिलकर, और ये रॉकेट स्लेड टेस्ट सिस्टम जो है ये रेप्लिकेट करेगा हाई स्पीड को, इन फ्लाइट एरोडायनामिक कंडीशंस को ऑन द ग्राउंड। तो ये सिस्टम ने अचीव किया है प्रिसाइजली कंट्रोल्ड स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये डायनामिक इजेक्शन टेस्ट जो है सिमुलेट कर रहा है रियल फ्लाइट कंडीशंस। एक ट्रू बेंचमार्क है ये अब वैलिडेट करने का पायलट एस्केप सिस्टम्स को, ठीक है। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सर्वाइवल जो है वो मिली सेकेंड लेवल प्रिसीजन पर डिपेंड होता है। अब इसमें ह्यूमन लाइक टेस्ट गमीज का भी यूज़ किया गया है ताकि डेटा जो है वो बहुत सही से आ सके। अब इंडिया ने जो सक्सेसफुल इंडिजिनस टेस्ट किया है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लाइफ सेविंग मैकेनिज्म होता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में। इससे पहले इंडिया फॉरेन टेस्ट फैसिलिटीज़ पर डिपेंडेंट होता था, लेकिन अब ये इंडिजिनस टेस्टिंग जो है ये 1/4 या 1/5 कॉस्ट पर हो रही है। अब RRTS जो है कैपेबिलिटीज़ इंडिया के पास ऑलरेडी है 2014 से, जिसमें सुपरसोनिक स्पीड्स पर हम टेस्ट कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी ने ऑलरेडी गगनयान के ड्रोग पैराशूट्स को भी टेस्ट किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने कहा है कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करके 1 ट्रिलियन रुपीज़ की। तो OMOs क्या होते हैं?
ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक आरबीआई या सेंट्रल बैंक के ऑपरेशंस होते हैं जिसमें वो परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट से, ताकि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो आरबीआई जो है वो ओएमओस को का यूज़ करके लिक्विडिटी को मैनेज करता है और इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कर रहा है आरबीआई, तो उससे पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, ठीक है, इससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट लो हो जाएंगे। जबकि अगर सेल करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई, तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी कम हो जाती है, और क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मनी, और उसकी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेबी का अप्रूवल मिल गया है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू करने के लिए एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जैसे कि म्यूचुअल फंड की तरह। तो ये इनेबल करती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनको एक्सेस मिलता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो कि प्रीवियसली सिर्फ लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही अवेलेबल होते हैं। तो ये इन्विट्स जो है बेसिकली ये स्पॉन्सर्स द्वारा क्रिएटेड होते हैं, जो टिपिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं। इन्विट्स जो है रेगुलेटेड होती हैं बाय सेबी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ग्रांट किया है इंडिगो एयरलाइन को एक टेम्प्रेरी वन टाइम एग्जाम्पशन फ्रॉम फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन नॉर्म्स फॉर पायलट्स। तो डीजीसीए है क्या, एक रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। कोऑर्डिनेट करते हैं ये सभी तरह के रेगुलेटरी फंक्शंस विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और ये वन ऑफ द मेन, इनका जो मेन फंक्शंस है वो है कि इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ऑन ऑल फ्लाइट्स जो ऑपरेट करती हैं इंडिया में। इवन ये रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी करते रहते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यू एयरपोर्ट्स बनाने में भी, और एयर ट्रैफिक के रेगुलेशन भी करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटर फॉर क्रॉनिक डिसीज कंट्रोल। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर क्रॉनिक डिसीज कंट्रोल ने पहली बार एस्टिमेट किया है डेली सॉल्ट एंड आयोडीन कंजम्पशन लेवल्स एडल्ट पॉपुलेशन के लिए इंडिया में। और सीसीडीसी है क्या, एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड। रिड्यूस करना चाहती है बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज इंडिया में भी और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी। तो ये एक साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर सर्वेलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रांसलेशनल रिसर्च इन कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस। सीसीडीसी जो है उन्होंने रिसीव किया है रिकॉग्निशन ऑफ अ कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय ICMR। और ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1976 के अंडर रजिस्ट्रेशन है इनके पास। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शिंजल्स डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें पता लगा है कि शिंजल्स जो है उसकी वैक्सीन से डेथ का रिस्क कम हो जाता है डिमेंशिया से। तो शिंजल्स डिसीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो कॉज करती है एक पेनफुल रैश। ये कॉज होती है बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसमें एक पेनफुल रैश हो जाता है। ऑफ कोर्स इसमें सिम्टम्स होते हैं जैसे इचिंग, टिंगलिंग, बर्निंग, हेडेक, फीवर, सेंसिटिविटी टू लाइट और टच, बट एक कंटेजियस नहीं है। मोस्ट कॉमन है ये पीपल में जो 50 ईयर्स के अबव के एज के होता है और उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली DRDO ने हैंड ओवर किए हैं 7 टेक्नोलॉजीज़ जो उन्होंने डेवलप की हैं TDF स्कीम के अंडर आर्म्ड फोर्सेस को। तो TDF स्कीम है क्या, ये एस्टैब्लिश की गई है सेल्फ रिलायंस प्रमोट करने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ये इनकरेज करती है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्पेशली MSMEs और स्टार्टअप्स। प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो है इसकी वो 950 करोड़ है। इसको कंसिडर किया फंडिंग सपोर्ट कितना दिया जाता है, लगभग 50 करोड़ तक का फंडिंग दी जाती है। 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तक की फंडिंग दी जा सकती है। मैक्सिमम डेवलपमेंट पीरियड जो है वो 4 ईयर्स होता है। अब एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप जो रजिस्टर्ड है एज पर एप्लीकेबल इंडियन लॉज, स्पेशली MSMEs और स्टार्टअप्स। इंडस्ट्री जो है वो ओन्ड और कंट्रोल्ड एक रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स द्वारा ही होनी चाहिए। और एक एंटिटी जिसके पास 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एलिजिबल नहीं होगी 49% से ज़्यादा। और स्टार्टअप है तो वो DPIIT से रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिकग्नाइज होना चाहिए। तो इसकी जो TDF की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरपोल रेड नोटिस। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ, जिसमें कि एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर जो कि इंटरनेशनल इंटरपोल रेड नोटिस द्वारा वांटेड था, उसको पकड़ा गया है। तो ये इंटरपोल रेड नोटिस क्या होता है? एक रेड नोटिस बेसिकली एक रिक्वेस्ट होता है लॉ इन्फोर्समेंट को वर्ल्ड वाइड कि वो लोकेट करें और प्रोविजनली अरेस्ट करें एक पर्सन को जो एक्स्ट्राडिशन जिसकी होनी है या सरेंडर या फिर सिमिलर लीगल एक्शन होना है उसके ऊपर। तो एक अरेस्ट वारंट या कोर्ट ऑर्डर पर बेस्ड होता है एक्शन। जनरली फ्यूजिटिव्स के लिए इशू किया जाता है। मेंबर कंट्रीज लेकिन इसमें अपना लॉ लगाते हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या उसे अरेस्ट करना है या नहीं। रेड नोटिस जो हैं वो पब्लिश होते हैं इंटरपोल द्वारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ मेंबर कंट्री, और वो इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन और रूल से कंप्लाई होने चाहिए। अब सीबीआई जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है एज एनसीबी फॉर इंटरपोल। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शनि शिग्नापुर टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अहिल्यानगर पुलिस साइबर सेल ने रिसेंटली अरेस्ट किया है 2 शनि शिग्नापुर टेम्पल ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उन्होंने 50 लाख रुपीज़ अपने पर्सनल अकाउंट्स में डाल लिए थे। तो शनि शिग्नापुर टेम्पल जो है वो एक हिंदू टेम्पल है, महाराष्ट्र में लोकेटेड। तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शनि देव को, बेसिकली जो प्लानट सैटर्न है। और यहाँ पर जो डीटी है वो एक 5.5 फीट हाई ब्लैक रॉक है स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, और कहा जाता है कि एक स्वयंभू है, मतलब सेल्फ एमर्ज हुई है। और शिंगनापुर एक स्मॉल विलेज है जहाँ पर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी घर पे डोर्स नहीं है। डिस्पाइट दिस यहाँ पर कभी आज तक कोई थेफ्ट भी नहीं हुआ है। तो आर्किटेक्चर अगर हम देखें, कोई रूफ डोर या वॉल्स नहीं है आसपास, और एक अकेला लॉर्ड शनि को ही वर्शिप किया जाता है। एक ओपन ऐसा यूनिक टेम्पल है जहाँ पर लॉर्ड शनि को ओपन स्काई सेटिंग में वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5th एडिशन जो है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2025 का शुरू हो चुका है राजस्थान में। बेसिकली इंडिया और मलेशिया की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India-Russia Annual Summit 2025. This topic is important for your international relations. So recently, Russian President Vladimir Putin's official state visit to India has resulted in a major breakthrough in several areas like labor mobility, trade expansion, nuclear energy cooperation, defense manufacturing, and tourism. India and Russia already share a long standing strategic partnership which is built on defense cooperation, energy security, and technological collaboration. Despite Western sanctions on Russia, bilateral trade between the two sides have crossed $65 billion in 2024. And this summit is aimed to rebalance trade, diversify cooperation, and build long term frameworks which would benefit India's economic and strategic interests. And one of the most significant outcomes of this summit was the signing of the Labour Mobility Pact, which would enable Indian workers to take up jobs in Russia under regulated frameworks. India and Russia have also committed to expanding cooperation in the nuclear energy sector, including joint development of small modular reactors. And small modular reactors are seen as central to India's long-term low carbon energy strategy. Defense remains a core pillar of the summit, and the proposals major takeaways include proposals for co-production of military equipment in India, discussions on supply chain stabilization for spare parts, a roadmap for long-term defense industrial cooperation. Both leaders have also acknowledged that trade remains heavily skewed in Russia's favor due to oil imports. And to correct this imbalance, the summit saw discussions on expanding Indian export of pharmaceuticals, textiles, machinery, automotive parts, food products, establishing a bilateral payment settlement mechanism, promoting direct shipping routes via the Chennai Vladivostok maritime corridor. Okay, a major policy announcement was also the decision of India to grant a 30-day free double entry e-tourist visa to all Russian nationals. The move also comes at a time when visa-friendly tourism policies are becoming a tool of economic diplomacy. Russia is also expected to ease travel norms for Indian tourists as part of the reciprocal arrangements. India and Russia discussed joint projects in cybersecurity, digital public infrastructure, and artificial intelligence. Both the summits also reaffirmed cooperation in space research, satellite navigation, and training of Indian astronauts. Energy still remains the backbone of bilateral engagement, and we
apart from the nuclear energy. We're also reviewing the long-term crude oil supply agreements, LNG procurement possibilities, and even Indian investments in Russian petroleum projects. India-Russia summit has showcased India's strategic autonomy, where India continues to maintain strong ties with Russia despite deepening relations with US, Europe, and East Asia. So the next topic is DRDO's rocket-sled ejection test. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully conducted a high-speed rocket-sled test to evaluate a fighter's aircraft's escape system under controlled conditions. This milestone has placed India among the few nations with the capability to test such systems indigenously and at high speeds. So this test was jointly carried out by DRDO and HAL at DRDO's Rail Tracks Rocket Sled facility in Chandigarh. This rocket sled system replicates high speed, in flight aerodynamic conditions on the ground. Through the phased firing of multiple solid rocket motors, the system achieved the precisely controlled speeds of 800 kilometers per hour. So, dynamic ejection tests simulate real flight conditions. They are the true benchmark for validating pilot escape systems because they must replicate complex high speed aerodynamic forces. So survival depends on millisecond level precision and use of human like test dummies was done so as to gain high fidelity data. So India's successful indigenous test of a fighter aircraft escape system marks a significant milestone because these ejection systems are among the most critical life saving mechanisms in combat aircraft. Previously, India relied on foreign test facilities to assess ejection systems, which is expensive and time-consuming process. But indigenous testing now costs 1/4 to 1/5 of overseas testing. Okay, and we also have RRTS capabilities, which have been operational since 2014, which can test systems at supersonic speeds. So this facility also successfully tested the Gaganyaan drogue parachutes. So the next topic is open market operations. This topic is important for your economy section. So RBI has recently said that it will conduct open market operations, purchases of government securities worth 1 trillion rupees. So open market operations refer to a central bank selling or purchasing securities in the open market in an effort to influence the money supply. RBI uses OMOs to manage liquidity and ensure financial stability. So RBI controls money supply through these OMOs. If it buys government securities, then it would inject money into the banking system, increasing liquidity and lowering the interest rates. If the RBI sells government securities, then it reduces liquidity by absorbing money, leading to higher interest rates. The next topic is Infrastructure Investment Trust. This topic is important for our economy section. So National Highways Authority of India has gained in principle approval of SEBI for Raj Infra Investment Trust as an infrastructure investment trust. So infrastructure investment trusts are collective investment schemes, which is like a mutual fund. It enables direct investment of money from individual and institutional investors into infrastructure projects. They're like mutual funds in structure. They provide retail investors with access to investment opportunities in infrastructure projects, which were previously only available to large institutional investors. So, InvITs are created by sponsors, who are typically infrastructure companies or private equity firms. InvITs are regulated by SEBI rules. Okay. The next topic is Directorate General of Civil Aviation. This topic is important for your governance section. Recently, DGCA has granted Indigo Airline a temporary one-time exemption from the flight duty time limitation norms for pilots. So Directorate General of Civil Aviation is the regulatory body in the field of civil aviation, primarily dealing with the safety issues. It is an attached office of the Ministry of Civil Aviation. It also coordinates all regulatory functions with the International Civil Aviation Organization. Its headquarters is in Delhi. Its main function is to ensure the safety of passengers and crew members on all flights operating in India. It also conducts regular safety inspections. It plays a crucial role in developing new airports, and it is also responsible for the regulation of air traffic in India. So the next topic is Center for Chronic Disease Control. This topic is important for your social issues. So a new study by the Center for Chronic Disease Control has estimated the daily salt and iodine consumption levels of the adult population in India. So CCDC is a independent
is an independent, not-for-profit biomedical research organization based in Delhi. It aims to reduce the burden of chronic diseases in India and low and middle-income countries. It is a scientific and industrial research organization recognized by the Department of Scientific and Industrial Research. It has been designated as a WHO collaborating center for surveillance, capacity building, and translational research in cardiometabolic diseases. CCDC received the recognition of a collaborating center of excellence by the ICMR. It also holds registration under the Foreign Contribution Regulation Act of 1976. So the next topic is shingles disease. This topic is important for your social issues. So recently a study has found that shingles vaccine reduces risk of death from dementia. So it's a viral infection. Shingles is a virus infection which causes a painful rash. It is caused by the varicella zoster virus. It typically presents as a painful rash. It is not contagious and it is most common in people over 50 or those with weakened immune systems. Okay. So the next topic is Technology Development Fund Scheme. This topic is important for your security section. So DRDO has handed over 7 technologies developed under the TDF scheme to armed forces. So TDF has been established to promote self-reliance in defense technology. It encourages the participation of public, private industries, especially MSMEs and startups. It gives project cost of up to 50 crore rupees funding. Okay, funding may be up to 90% of the total project cost. The maximum development period will be 4 years. A public limited company, a private limited company, a partnership firm, a limited liability partnership, a one-person company, or a sole proprietorship registered as per Indian laws are eligible for the funds. The industry must be owned and controlled by a resident Indian citizen. An entity which has more than 49% foreign investment is not eligible. Startups who want to gain the funds must be recognized by DPIIT. And the nodal ministry for the same is Ministry of Defense. Okay. So the next topic is Interpol Red Notice. This topic is important for your international relations. So Madhya Pradesh State Tiger Strike Force has successfully apprehended an international wildlife offender wanted under an Interpol Red Notice. So Red Notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender or similar legal action. It is based on an arrest warrant or a court order issued by judicial authorities in the requesting country. Red notices are issued for fugitives. Member countries apply their own laws in deciding whether to arrest a person. Okay. Red notices are published by Interpol at the request of a member country and they must comply with Interpol's constitution and rules. The CBI is India's National Central Bureau for Interpol. Okay. So the next topic is Shani Shingnapur temple. This topic is important for your art and culture section. So Ahilyanagar Police Cyber Cell has recently arrested 2 Shani Shingnapur Temple Trust employees for diverting over 50 lakh rupees each into their personal accounts. So Shani Shingnapur Temple is a Hindu temple located in Maharashtra. It is dedicated to Lord Shani Dev, basically the planet Saturn. And the deity here is a 5.5 feet high black rock standing on a platform, and it is believed to be Swayambhu, basically self-emerged. Apart from the temple, this Shingnapur is a small village which is famous for the fact that in this whole village, no house has doors, and despite this fact, no theft has been reported in the village. So the architecture of this temple is that there is no roof, door, or walls around, and it is the only place where Lord Shani is worshipped in an open sky setting. Okay. So the next topic is Exercise Harimau Shakti. This topic is important for your security section. Recently, the 5th edition of Exercise Harimau Shakti commenced in Mahajan Field Firing Range, Rajasthan. So Exercise Harimau Shakti is a joint military exercise which is conducted between India and Malaysia. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.